मिडिल ईस्ट में फिर से महायुद्ध छिड़ चुका है। अमेरिकी वायुसेना ने ईरान के कलेजे को छलनी कर दिया है, जिससे ईरान करहा रहा है। लगातार चौथे दिन अमेरिका ने ईरान पर अब तक की सबसे भीषण बमबारी की है। इस बार निशाना कोई एक शहर नहीं, बल्कि ईरान के कई प्रांत एक साथ बने हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास स्थित बंदर अब्बास रणनीतिक केशम द्वीप, सिरिक, अहवाज और दहलोरान में रात भर अमेरिकी मिसाइलें बरसती रही। सेंटकॉम का कहना है कि इस हमले का सीधा मकसद ईरान के हमलावर सिस्टम को पंगु बनाना है। ईरान के रडार नेटवर्क, मिसाइल स्टोरेज और एयर डिफेंस सिस्टम को पूरी तरह तबाह कर दिया गया है। तुर्की की राजधानी अंकारा से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कर दिया है कि ईरान के साथ शांति समझौते का अंत हो चुका है और ये बमबारी तब तक नहीं रुकेगी जब तक ईरान घुटने नहीं टेक देता। तो वहीं एक निजी चैनल को दिए गए इंटरव्यू में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ बातचीत सिर्फ सैन्य ताकत के दम पर ही हो सकती है। इन लोगों से सिर्फ ताकत के जरिए ही बातचीत की जा सकती है और असली ताकत सैन्य ताकत होती है। हमने वही किया है। तो अमेरिकी नौसेना ने ईरानी बंदरगाहों और उसके तटीय इलाकों को चारों तरफ से घेर लिया है। वॉशिंगटन से सीधे आदेश के बाद मिडिल ईस्ट में अमेरिका ने अपने 20 से ज्यादा खतरनाक वॉरशिप तैनात कर दिए हैं। समुद्र में अमेरिकी बेड़ा पूरी तरह से एक्शन मोड में है। सिर्फ समुद्र ही नहीं, आसमान से भी ईरान पर नजर रखी जा रही है। पेंटागन के मुताबिक इस वक्त खाड़ी क्षेत्र में अमेरिका के 100 से ज्यादा अत्याधुनिक मिलिट्री एयरक्राफ्ट और फाइटर जेट्स उड़ान भर रहे हैं। अमेरिका ने साफ कर दिया है कि वह किसी भी हालात से निपटने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। अमेरिका के एक्शन के बाद ईरान ने भी अपना रिएक्शन दिखाया है। बौखलाए ईरान ने भी पलटवार की कसम खाई है। ईरान की IRGC ने कुवैत और बहरीन में मौजूद अमेरिकी 5th फ्लीट के सैन्य ठिकानों पर मिसाइलें दागकर जंग को और भड़का दिया है। ईरान ने कुवैत पर आत्मघाती ड्रोन हमला किया। ईरानी ड्रोन सीधे कुवैत के एक बड़े गोडाउन से जाकर टकराया, जहां भीषण आग लग चुकी है। कुवैत की सेना पर ईरान का यह नया और सीधा हमला है। ईरान ने मिसाइल और ड्रोन से कुवैत को दहला दिया है, जिसके बाद कुवैत ने अपना पूरा एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट कर दिया है। हमला लेकिन सिर्फ यही नहीं रुका। ईरान ने खाड़ी देशों में मौजूद अमेरिकी मिलिट्री बेसों को सीधा निशाना बनाया। पेंटागन को चुनौती देते हुए ईरान ने अपनी सबसे घातक खैबर शेकन और जुल्फिकार मिसाइलें दाग दी हैं। समुद्र से लेकर जमीन तक अमेरिकी ठिकानों पर मिसाइलें लगातार गिर रही हैं। ईरान ने युद्ध का दायरा बढ़ाते हुए जॉर्डन और बहरीन पर भी मिसाइल अटैक कर दिया है। इतना ही नहीं, ईरान की इन मिसाइलों ने जॉर्डन की सीमा को भी पार किया है और बहरीन पर भी ताबड़तोड़ मिसाइलें दागी हैं, जहां एयर डिफेंस सिस्टम ने मुस्तैदी दिखाते हुए कई हमलों को आसमान में ही नाकाम कर दिया। अमेरिका ने जैसे ही हॉर्मुज की नाकेबंदी की, ईरान ने पूरे मिडिल ईस्ट को युद्ध की आग में झोंक दिया है। कुवैत, जॉर्डन, बहरीन और अमेरिकी बेस हर तरफ सिर्फ और सिर्फ सायरन गूंज रहे हैं। यह हमला नहीं, सीधे तौर पर युद्ध का ऐलान है। अब इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं और मेहमानों का रुख करेंगे। हमारे साथ हैं डिफेंस एक्सपर्ट रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन UK देवनाथ जी, और साथ ही डिफेंस एक्सपर्ट रिटायर्ड मेजर जनरल अनुज माथुर जी हमारे साथ हैं, और डॉक्टर अजिताभ जी हमारे साथ हैं, जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट, और हमारे साथ के मलिक सर भी जुड़ चुके हैं। सर, आप सभी का लाइव टाइम्स पर बहुत बहुत स्वागत है और अब इसी पर चर्चा की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले माथुर सर, आप ही का रुख करना चाहेंगे। ताबड़तोड़ हमले, एक बार फिर से आसमान पूरी तरीके से पटा हुआ है मिसाइलों से। दोनों तरफ तबाही की तस्वीरें सामने आ रही हैं, लेकिन अमेरिका के जो हमले हैं वो काफ़ी ज़ोरदार तरीके से देखे जा रहे हैं। कई ऐसे इलाके हैं जिनको अब ख़ास तौर पर अमेरिका की तरफ से टारगेट किया जा रहा है। दूसरी तरफ अब जो खामियाजा सबसे ज़्यादा उठाना पड़ रहा है वो किसको? जो वो सहयोगी देश है अमेरिका के, जो अपनी ज़मीन के बेस का इस्तेमाल करने दे रहे हैं अमेरिका को अटैक के लिए, सबसे ज़्यादा नुकसान उनको हो रहा है। तो अमेरिका उनके लिए क्या सोचेगा? देखिए पिंकी, बिल्कुल साधारण सी बात है कि ये कई दफा से मैं यही बात लगातार कहता चला आ रहा हूं कि ये युद्ध भीषण होने वाला है और वो हो रहा है। और ये युद्ध भीषण होगा क्योंकि अमेरिका का अब क्या उद्देश्य है। अमेरिका की जो हमले कर रहा है उसमें एक पैटर्न है, और वो पैटर्न ये दिखाता है कि वो हर उस जगह पर हमले करने का प्रयास कर रहा है जहां से ईरान के जो नेवल एसेट्स हैं उनको या तो कंट्रोल किया जाता है या उनके ऊपर उनको जहां से लॉन्च किया जाता है। तो वो ये चाहता है कि ईरान की स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को डोमिनेट करने की जो काबिलियत है, जो कैपेबिलिटी है,
उसको डिग्रेड करा जाए, इतना कि वो उसको स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को डोमिनेट नहीं कर पाए। देखिए, एक बात बिल्कुल साफ है कि ईरान की एयरफोर्स और नेवी में इतनी शक्ति बची नहीं है कि वो इस पूरे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को डोमिनेट करें। उनकी फास्ट अटैक क्राफ्ट हैं, जो जिसको ये मस्कीटो फ्लीट बोलते हैं, वो और उनको कंट्रोल करने वाले जितने भी ग्राउंड शोर बेस्ड जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनको अमेरिका अटैक कर रहा है। एक और चीज खास तौर पे नोटिस करने वाली है कि उन्होंने बुशहर के न्यूक्लियर प्लांट के पास फिर मिसाइल गिराई है। पास मैं क्यों कह रहा हूं कि जानबूझ करके मेरा मानना है कि वो मिसाइलें बुशहर के न्यूक्लियर प्लांट के नजदीक लॉन्च करी गई हैं, और शायद ये मैसेजिंग की गई है कि भाई अगर आप बाज नहीं आएंगे तो अगला निशाना आपका न्यूक्लियर प्लांट भी हो सकता है। बुशहर का न्यूक्लियर प्लांट बहुत बड़ा पीस टाइम एक्टिविटीज का न्यूक्लियर प्लांट है, और अगर इसको नुकसान पहुंचता है तो मुझे लगता है ईरान के लिए बहुत बड़ा धक्का वो होगा। देखिए, का पूरा जो सिचुएशन है वो गोल घूम घाम के सिर्फ एक जगह आकर के रुक जाता है कि किस प्रकार की जिहादी मानसिकता वाली जो आपकी IRGC के गिरफ्त में आज ईरान आज की तारीख में है, वो जब तक नहीं ठीक होगा। कभी कभी लगता है कि जब अमेरिका और इजराइल ने कहा था कि वो रिजीम चेंज करना चाहते हैं, मुझे लगता है कि इस समस्या का मूल जो कारण निवारण करने की वजह रहेगी वो रिजीम चेंज रहेगी। क्योंकि जब तक वो माइंडसेट है, इतना बेहतरीन मौका उन्होंने गंवाया और दोबारा पूरा का पूरा युद्ध शुरू कर दिया। आपने कहा कि जो इनके देश हैं उनके ऊपर हो रहा है असर, उसका इवेंचुअली असर जो है वो ईरान के ऊपर होगा, क्योंकि ये तमाम देश जिनके ऊपर ईरान बमबारी कर रहा है उस तमाम उसके दुश्मन हो गए हैं। और आने वाला समय देखेगा पिंकी, अगर हमने अभी इसको इन्होंने सुधारने का प्रयास नहीं किया तो अगले हमले उन देशों की तरफ से होंगे, अर्थात जो खाड़ी देश हैं, चाहे वो UAE हो, बहरीन हो, कुवैत हो, ओमान हो, कोई भी हो, वो हमले करने वाले हैं ईरान के ऊपर, और ईरान पूरी तरह से अकेला पड़ेगा। एक चीज और क्लियर कर देना चाहता हूं कि जो रूस और चीन का सपोर्ट है, वो जो लॉजिस्टिक्स हैं, थोड़ी बहुत उनकी मिलिट्री हार्डवेयर का सपोर्ट रहेगा, लेकिन दोनों में से कोई भी देश खुल करके फिजिकली उनके सपोर्ट में नहीं आने वाला है। तो ईरान जो जिस ताकत के भरोसे लगातार अपने इस युद्ध के दायरे को बढ़ाता चला जा रहा है और सारे अपने शत्रु इकट्ठे इंक्रीज करता जा रहा है, वो उसको कहीं ना कहीं भारी पड़ने वाला है। ईरान की एक और समस्या है, और वो समस्या है उनकी आर्थिक कंडीशन आज की तारीख में। और अगर ये जो ब्लॉकेड उन्होंने दोबारा लगा दिया है और ये पूरी तरह से अगर कामयाब ब्लॉकेड रहा, तो ईरान को आर्थिक रूप से और जर्जर होने में बहुत अधिक समय नहीं लगेगा, और वो समय होगा जबकि इनका उन्माद खामनेई के अंतिम यात्रा का भी खत्म हो जाएगा। तो मुझे लगता है ईरान के भीतर से आवाजें आनी शुरू होंगी। पिंकी, बिल्कुल ठीक कहा आपने। डॉक्टर अजिताभ, आपसे मैं समझना चाहूंगी, कल तक जो अमेरिका, जो ट्रंप फ्रीडम ऑफ नेविगेशन का तर्क देते आए हैं हमेशा से कि फ्रीडम ऑफ नेविगेशन होना चाहिए, कल तक वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर आवाजाही पर टैक्स की बात कर रहे थे। 24 घंटे के अंदर अंदर ट्रंप पलट गए, हालांकि उनकी ये फितरत रही है, लेकिन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को और फ्रीडम ऑफ नेविगेशन के अपने तर्क को जो कल तक कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे थे, आज बदल गए हैं। इसके पीछे आप क्या कारण देखते हैं? ये सिर्फ उनका एक तुनुक मिजाजी कह लीजिए प्रेरणा जी, या उनकी घबराहट, निराशा, हताशा भी दिखाता है कि क्षणों रुष्टा तुरंत वो खुश भी हो जाते हैं, तुरंत वो पिनक भी जाते हैं। अब इन्हें अजिताभ से डोनाल्ड ट्रंप ने पलटू ट्रंप कह देना चाहिए, बस पलटू ट्रंप इनका नाम हो जाना चाहिए अब। देखिए पिंकी जी, वो तो दुनिया कहने लगी है। देखिए, कल ब्राजील के राष्ट्रपति ने एक बहुत ही एक महत्वपूर्ण स्टेटमेंट मैं कहूंगा, उन्होंने कहा कि ये खुलेआम समुद्र में डकैती हो रही है। राष्ट्रपति ट्रंप के इस स्टेटमेंट पे उन्होंने कहा ये छोटी बात नहीं होती है, क्योंकि अमेरिका के प्रेसिडेंट पे इस तरह के, और अमेरिका पे अगर इस तरह का उनके पड़ोसी देश अगर इस तरह के आरोप लगाता है और खुल के इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे बोल रहा है, तो ये निश्चित रूप से ट्रंप पे जो विश्वसनीयता की कमी है, जो भरोसे का एक जो ह्रास हुआ है, वो दिखता है। क्योंकि राष्ट्रपति, मतलब आप ट्रुथ सोशल पे कुछ बोल रहे हैं, कहीं कुछ और बोल रहे हैं, कर कुछ और रहे हैं, ऐसे में कौन आप पे भरोसा करेगा? देखिए, आज गल्फ के खाड़ी के देश भी इसीलिए उनसे दूर होते जा रहे हैं। दुनिया तो हो रही है, नेटो हो रहा है, सब हो रहा है, क्योंकि उनपे अब कब अपनी नीतियों में चेंज कर लेंगे, ऐसे तो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स और डिप्लोमेसी नहीं चलती है। और यहाँ पे ये संकट है। अब सोचिए, उन्होंने कह रहे हैं कि खाड़ी के देश
ट्रेड और इन्वेस्टमेंट देंगे। भाई खाड़ी के देश आज तक तो देते ही नहीं है। देखिए ऐतिहासिक रूप से खाड़ी के देशों का सबसे ज्यादा पैसा अमेरिका और यूरोप में लगा हुआ है आज तक, और उसके अमेरिका और यूरोप के कंपनीज गल्फ के देशों से कमाते भी हैं, चाहे तेल की कंपनी हो, चाहे वायुयान मेकर्स हो, चाहे यू नेम इट, सोशल मीडिया के हो, हाईटेक की कंपनी हो, सबके आज के डेट में स्पेस कंपनी, स्पेस एक्स की बात कीजिए, हर जगह गल्फ का पैसा लगा हुआ है। होटल इंडस्ट्री, टूरिज्म इंडस्ट्री, ट्रेवल इंडस्ट्री, यू नेम इट, हर जगह गल्फ ने पैसा, और सिर्फ इसलिए कि ऑयल डॉलर के बदले ऑयल का जो एक सिक्योरिटी देने की बात थी कि तुम मुझे तेल दो, हम तुमको सुरक्षा देंगे, इस तरह अमेरिका ने गल्फ के देशों को अपने साथ रखे हुआ था। और कहीं ना कहीं अमेरिका का जो डॉलराइजेशन है उसको भी मदद किया है गल्फ के देशों ने, अपने ऐतिहासिक ट्रेड और इन्वेस्टमेंट की वजह से डॉलर को मजबूत करने में उनका बहुत बड़ा योगदान है। और इस तरह की नीतियों से दोहरा मार उनको पड़ रहा है। एक तरफ इतना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं अपने देश में, वहां की कंपनियों को उन्होंने मौका दे रखा है, तो ऐसे में फिर से ये ट्रेड इन्वेस्टमेंट की एक तरह से बात करना, उनके हथियार खरीद रहे हैं, तो कहीं ना कहीं तो लिमिट होगी ना। इसलिए अब राष्ट्रपति ट्रंप के इस तरह के बयानात से निश्चित रूप से एक अमेरिका के प्रेस्टीज में उनके विश्वसनीयता का ह्रास होता है, और ये अमेरिका के लिए शुभ संदेश नहीं है। ताकत उनके पास है, लेकिन ईरान के पास ज्योग्राफी है, ईरान के पास मानसिकता है, और उसी मानसिकता की वजह से 47 साल से वो लगे हुए हैं, और पिछले 4 महीने भी अमेरिका सब कुछ होते हुए भी अभी भी कंट्रोल करने की स्थिति में नहीं है। बिल्कुल, सब कुछ होते हुए भी अभी भी कंट्रोल करने की सिचुएशन में नहीं है, लेकिन फिलहाल जो सिचुएशन इस वक्त देखी जा रही है वो ये है कि दोनों ही तरफ से दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है। सीधा रुख करते हैं एसके मलिक सर आपका, और आपसे मैं समझना चाहूंगी कि एक तरफ ये विशेष साइकिल तो चल ही रहा है, लेकिन अमेरिका ने धमकी भी दे दी है कि अगर ईरान बातचीत की टेबल पर, बातचीत की मेज पर नहीं आता है तो हम आगे और भी अटैक्स करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाएंगे। तो क्या इस गन पॉइंट डिप्लोमेसी को आप कैसे देख रहे हैं, और क्या बातचीत की कोई गुंजाइश अब आपको इस पूरे सिनेरियो में नजर आती है? जी प्रेरणा जी, सभी मेहमानों को मेरा सादर नमस्कार। देखिए ईरान की आप स्थिति समझिए। ईरान की स्थिति यह है कि अंदर से बहुत डिवास्टेशन हो चुका है, पहली बात, और दूसरी बात यह, उस डिवास्टेशन के लिए ईरान को जल्दी से जल्दी पैसा चाहिए, इजी मनी चाहिए, उसको ये नहीं कि साला। तीसरी बात, उसको ये नहीं है यकीन कि किसी भी एग्रीमेंट के तहत अमेरिका उसके एसेट्स को डिफ्रीज करेगा और उसको पैसा आने देगा। इनसे कंक्लूड अगर छोटा सा करूं मैं, कंक्लूजन ये है कि अमेरिका ईरान को चारों तरफ से इकोनॉमिकली टाइटन करेगा, स्क्वीज करेगा, और अंदर से सिचुएशन अल्टीमेटली ऐसा पैदा होनी शुरू हो जाएगी कि वहां के जो नागरिक हैं वो अल्टीमेटली अपने ही डिस्पेंसेशन को थोड़े दिनों के बाद, चूंकि अभी जनाजे को अंतिम रूप दिया गया है तो शायद नई बात है, अभी बहुत ज्यादा वहां पे स्पिरिट हाई है, तो थोड़े दिनों के बाद जब लोगों को इकोनॉमिकली एक तरह से डिप्रिवेशन फील होगा, उनकी तकलीफें बढ़ेंगी डे टू डे लाइफ की, तो अल्टीमेटली असंतोष पनपना अवश्य संभव है, पक्का होगा ही होगा। लेकिन यह बात जरूर है कि वहां के लोग अपनी इतनी हिम्मत नहीं कर पाएंगे कि वो अपनी वहां पे IRGC के खिलाफ या वहां पे जो गुट है उनके खिलाफ अपनी आवाज उठाए, क्योंकि अभी ज्यादा दिन की बात नहीं, 6 महीने पुरानी बात है। कुछ कहते हैं 25,000, कुछ लोग कहते हैं 40,000, मैं कहता हूं बीच का आंकड़ा ले लीजिए। 25 से 40,000 के बीच में जो नरसंहार हुआ है उसके बीच में कोई दुनिया नहीं बोल रही है, ना किसी का मुंह खुल रहा है। दूसरी बात प्रेरणा जी, अमेरिका की टैक्टिक समझिए। अमेरिका ने सीधा सीधा ये कोशिश की थी कि ये ईरान जो MOU हुआ था, MOU के तहत वो टाइम को बाय कर ले, ये उसने किया, ये उसकी एक चाल थी, ये कोई एग्रीमेंट नहीं था। कोई भी जियोपॉलिटिक्स को डीपली समझने वाला आदमी इस चीज को पानी नहीं दे रहा था कि ये टिकेगा, क्योंकि टिकेगा इसलिए नहीं कि अमेरिका जैसा कंट्री जो वर्ल्ड के ऊपर इकोनॉमिक सुपर पावर है, टेक्निकल जो महारत रखता है, इसके साथ साथ मिलिट्री पावर है, अमेरिका जैसे कंट्री कैसे सरेंडर करा ईरान के सामने? लोग बड़ी बड़ी वाह कर रहे थे, ईरान की सिंपैथी उसके साथ थी, लेकिन ईरान ने अपनी कुछ हरकतों से अपने पूरी वर्ल्ड कम्युनिटी का ओपिनियन को अपने खिलाफ चैनलाइज किया है, और आगे भी होगा। क्या आप समझ रहे हो कि ये बहाना बना के ईरान जो उनको मार रहा है, कुवैत से लेके जॉर्डन से लेके छोटे छोटे कंट्री बहरीन से लेके इनको मार रहा है, क्या इनके बीच में क्या ये भूल जाएंगे इस बात को? कभी नहीं भूलेंगे। इसलिए नहीं भूलेंगे कि अगर समझौता हो भी जाता है तो ये समझौते के तहत ईरान इनके नाक में नकेल डालेगा अगर अमेरिका के बाहर जाके ये ईरान की तरफ हाथ बढ़ाते हैं। तो अभी देख लीजिए, कल परसों की बात है, अभी ये बाबल अल मंदेब की तरफ दूसरा एक्शन शुरू हो चुका है, एक इनिशियल ट्रिगर वहां पे भी आ चुका है, आएगा ही आएगा। क्योंकि मैं आपके साथ चैनल पे बातचीत में ये कहता रहा हूं पिछले हफ्ते भी कि देखिए बाबल अल मंदेब को ईरान यूज करेगा, पक्का करेगा, आज नहीं तो कल करेगा। अगर उसकी
कमजोर स्थिति होती गई तो यूहूती को वो जरूर वहां से ट्रिगर करने को बोलेगा और बोलेगा कि यहाँ पे स्क्वीज कीजिए। अल्टीमेटली सऊदी अरब, यूएई, इन लोगों को आना ही पड़ेगा, क्योंकि ईरान चाहता है कि ये सब के सब देश एक तरह से लड़ाई में शामिल हो। और इसका दूसरा फायदा अमेरिका को मिलता है। अमेरिका को ये फायदा मिलता है कि जो आज ग्राउंड उसके पास नहीं था नेटो की कंट्रीज को एक तरह से फोर्स करने का, फोर्स तो नहीं करेगा लेकिन उनको कन्विंस कर लेगा कि अब तुम नेटो की कंट्रीज को तुम्हारे लिए सही दरवाजा है दहलीज के अंदर आने का, और वो जरूर आएंगे, क्योंकि अल्टीमेटली वर्ल्ड के अंदर एक अनिश्चितता काल के लिए इस डर को आप नहीं कायम रख सकते और एक तरह से दादागिरी नहीं कर सकते। ईरान का ये है, ईरान ने गलती ये की, जैसा कि सर ने बताया, अनुज सर ने, बिल्कुल एक अच्छा बहुत बढ़िया एक उसका मौका था अपनी चीजों को एक तरह से शुरू करने का और हॉर्मुज को ओपन छोड़ देने का। हो सकता है अगर ईरान को पैसे की जरूरत थी तो ओआईसी के साथ, ओपेक के साथ बैठकर एक व्यवस्था में सुधार भी किया जा सकता था पूरे वर्ल्ड कम्युनिटी की मदद से। हो ठीक है, अगर प्राइस ऊपर जाएंगे तो पूरी दुनिया के लिए जाएंगे, अगर महंगाई बढ़ेगी तो पूरी दुनिया में बढ़ेगी, लेकिन ईरान ने एक दादागिरी बिल्कुल सही कह रहे हैं मलिक सर, मेरे ख्याल से ये इसको हार्म करेगा और यही मौका दे रहा है अमेरिका को। अमेरिका उस पर अटैक करता रहेगा, जब तक करता रहेगा उसकी इंफ्रास्ट्रक्चर को तोड़ता रहेगा, उसके जहां से उसके पैसा कमाने की या इकोनॉमी में यूज करने की जहां पे सामर्थ्य है उसको वो डिप्लीट करता रहेगा। जी पिंकी, बिल्कुल। और इसी सिलसिले में ये काफी लंबा खिंचता युद्ध जो है वो नजर आ रहा है। दोनों एक दूसरे पर जिस तरीके से हमले कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे पर दबाव बनाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं कि कौन पहले झुकता है और कौन हमारी शर्तें मानता है, लेकिन दोनों तरफ से ये कि बस हमारी शर्तें ही जो है वो मान ली जाए। इसी बीच देवनाथ सर आपके पास आना चाहूंगी, अगर इजराइल की बात करें, इजराइल तो बिल्कुल नहीं चाहता था कि ये युद्ध रुके, वो तो चाहता था कि हमारी बढ़त रहे और ईरान को किसी भी तरीके से खत्म कर दिया जाए, झुका दिया जाए। और सबसे बड़ी बात ये कि हमेशा से अमेरिका और ईरान के बीच में जो मुद्दा, जो मसला देखा गया था वो न्यूक्लियर को लेकर था, लेकिन अब ये परमाणु का मुद्दा ना रहकर केवल हॉर्मुज का हो गया है। हॉर्मुज पर कब्जे को लेकर हो गया है, उसको टैक्स फ्री करने को लेकर हो गया है। पूरा मुद्दा जो है वही चेंज हो गया है। जैसे ईरान ने न्यूक्लियर को अपना गोल्डन वेपन समझा और इसका इस्तेमाल करना शुरू किया, उसी तरीके से पूरा ध्यान जो है अब सिर्फ केवल यहीं पर सीमित रह गया है। हाँ पिंकी जी, देखिए कितनी करुणा भरी स्थिति है। ईरान ने तो 28 फरवरी के पहले कभी भी स्टेट ऑफ हॉर्मुज पर अपना दावा नहीं किया। हाँ। ईरान ने तो कभी 28 फरवरी के पहले कभी नहीं कहा कि वो वहां पर टोल टैक्स लेना चाहता है। ईरान ने कभी नहीं कहा 28 फरवरी के पहले कि मेरे को $300 बिलियन दे दो रिकंस्ट्रक्शन के लिए। तो ये करुणा भरी स्थिति क्या ईरान ने पैदा की? ये कौन है व्यक्ति या देश जिम्मेवार जिसने 28 फरवरी को अचानक से एक शांति भरे माहौल में चल रहे स्टेट ऑफ हॉर्मुज को युद्ध स्थल में परिवर्तित कर दिया? ये कौन है जिसने कि अचानक 28 फरवरी की रात को जाके एक देश के राष्ट्र के नेता को उसके घर में उसके परिवार सहित 30 दूसरे जनरल्स और एडवाइजर्स के साथ मार डाला? देखिए, ईरान जब कोई कार्रवाई कर रहा है वह वही कार्रवाई कर रहा है जो कि कोई भी दुनिया का देश करेगा। और दर्शकों को समझाने के लिए मैं भारत का ही एग्जाम्पल देता हूँ। आज रात को अगर हम दुश्मन के साथ बात कर रहे हैं दिन के टाइम में, हमारे भी दुश्मन हैं भारत के, और रात के 12 बजे दुश्मन के 4 जहाज जाके राष्ट्रपति भवन के ऊपर 16 बॉम्ब गिरा के चले जाएं, तो उसके बाद क्या भारत की जनता या भारत की सरकार हम क्या अंतर्राष्ट्रीय नियम कानूनों का पोथा लेके बैठ जाएंगे कि पन्ने में क्या लिखा है, किस क्लॉज में क्या लिखा है? उसके बाद भारत का एक ही जवाब होगा कि भारत की जनता, भारत की सरकार के हाथ में जो भी रिसोर्सेज हैं वो दुश्मन को नेस्तनाबूद करने के लिए इस्तेमाल किए जाएं, चाहे वो तरीके जायज हों या नहीं। ये दुनिया का कोई भी देश करेगा। हम दुहाई देते हैं कि अमेरिका के ऊपर पता नहीं क्या, इजराइल के ऊपर पता नहीं क्या। ये वही अमेरिका है जिसने एक देश के प्रेसिडेंट को उसके अंदर, उसके राजधानी से, उसके बेडरूम से हाईजैक कर लिया है। ऐसे एक अमेरिका से आप कैसे निपटे? ये इजराइल वही इजराइल है जिसने 73,000 लोगों को गजा में गिरा दिया है, मार डाला है, औरतें, बड़े बूढ़े। मैं गजा के हमास का समर्थन नहीं कर रहा हूं, लेकिन देखिए एक नियम होते हैं।
लोग कहते हैं हमास ने 23 अक्टूबर 2023 में पता नहीं क्या कर दिया। मेरे को भी मालूम है 1200 लोगों को मार डाला। अन्याय है, गलत है। उसका जवाब क्या एक सभ्य बिल्कुल। देश दूसरे देश के बिल्कुल सही कह रहे हैं सर आप। नागरिकों को मार पलटू डोनाल्ड ट्रंप जिस तरीके से वो टैरिफ की मार देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन खुद ही वो पलट जाते हैं। एक बार वो कहते हैं कि हॉर्मोज पर मैं टैक्स लगा रहा हूं, एक बार वो 500% टैरिफ की बात करते हैं, लेकिन उसके बाद खुद ही पलट जाते हैं। माथुर सर, आपका रुख करना चाहूंगी। डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा है कि मैंने हॉर्मोज फ्री कर दिया, मैं नहीं उस पर टैक्स लगा रहा हूं, और वो ये कह रहे हैं कि क्योंकि जो दूसरी कंट्रीज हैं, तमाम खाड़ी के देश हैं, उनसे मेरी बातचीत हुई है, लंबी बातचीत उनके दिग्गजों से मेरी चली है, और उन्होंने मुझे आश्वस्त किया है कि वो मोटे तरीके से मोटा मुनाफा उन्हें देंगे, निवेश करेंगे, और इसीलिए अब वो ये अपना फैसला वापस ले रहे हैं। पिंकी, देखिए, ट्रंप एक बिजनेसमैन है और अभी तक वो एक सफल बिजनेसमैन थे। अब मैं उनको इस श्रेणी में डालना चाहूंगा कि वो एक असफल बिजनेस में भी मार खा रहे हैं। ट्रंप का पूरा आप उनके हर प्रकार के बयान से देख लीजिए, आज से नहीं, जब से उन्होंने ये दूसरी टर्म में ऑफिस संभाला है, तब से हर बयान उनका यही कहता है कि अमेरिका को और मेरे परिवार को कैसे डॉलर एक्स्ट्रा मिले ताकि हम लोग अपने MAGA कर पाए देश का। ये जो मागा वाला जो उनका एक सेल्फ क्रिएटेड जो था, वो कहीं ना कहीं पूरी तरह से फ्लैट कहीं होता हुआ नजर आ रहा है। आज जैसा कि प्रोफेसर अजिताभ ने कहा, दुनिया के बहुत कम देश हैं जो कि उनके साथ हैं। एक तो उनका गुलाम है पाकिस्तान, दूसरा उनका परमानेंट फ्रेंड है इजराइल। उसके अलावा कोई भी मुझे नजर नहीं आ रहा जो कि आज खुले रूप में अमेरिका के साइड है। उसकी खास वजह ट्रंप का अहंकार। अमेरिका से दूरी नहीं है, ये दूरी ट्रंप के अहंकार से है। ये दूरी इस बात, आप देखिए कि आप दुनिया के सबसे शक्तिशाली मिलिटरीली देश के और सबसे बड़ी दुनिया की अर्थव्यवस्था के राष्ट्रपति हैं, और आप दिन में 5 बार अपने बयान बदलते हैं। आप उससे, सुबह भी मैं आपसे कह रहा था, इसका असर जो नीचे काम करने वाले लोग होते हैं उनके ऊपर डायरेक्ट असर है। उनको पता ही नहीं है करना क्या है, क्योंकि उनको ये मालूम नहीं है कि अगले मिनट में किस प्रकार की पॉलिसी, कोई नई चीज आ जाएगी। पहले ये लगता था कि ये किसी एक स्ट्रेटेजी का हिस्सा है और वो ऐसा करके अनप्रेडिक्टेबल टर्म और ये वो बताना चाह रहे हैं। देखिए, ये जो टैरिफ की बात है, इस टैरिफ का सबसे बड़ा बैकलैश अमेरिका के खुद के अंदर है। जो इकोनॉमिक बैकलैश जो अमेरिका में होगा वो बिल्कुल इनएक्सप्लिकेबल होगा, पहली बात। दूसरी बात यह है कि इस टैरिफ की वजह से भारत जैसे देशों को कोई अंतर नहीं पड़ेगा, चीन को कोई अंतर नहीं पड़ेगा। मैं आपको उदाहरण दे देता हूं पिंकी। उदाहरण देखिए, जब उन्होंने पहली बार 25% अगस्त में लगाया था टैरिफ, और उसको फिर 50% कर दिया, उसके बाद हमारा अमेरिका के साथ भी ट्रेड बढ़ा, और हमारी जो ग्रोथ थी उस तिमाही की ग्रोथ 8.3% थी। और इसका अमेरिका पे क्या असर हुआ कि अमेरिका में जो आम आदमी की जो इन्फ्लेशन रेट थी वो कहीं ना कहीं जाकर के 1.9% से 4.3% हो गई। इनको समझ में नहीं आ रहा है। उनको ये दिख रहा है कि ये इसका टैरिफ लगा दो, मेरे पास डॉलर है, ये बराबरी नहीं है। ये तमाम चीजें, ही इज नॉट द ओनली प्रेसिडेंट। 250 साल हो चुके हैं उस देश को, सैकड़ों राष्ट्रपति आके चले गए। अगर ये इतना बड़ा नुकसान होता टैरिफ का जो डेफिसिट है, तो किसी और ने इसके बारे में बात नहीं की होती। बिल्कुल। इसके पूरे किसी भी इकोनॉमिक, अभी एक दिन और अलग चल के इसके बारे में डिटेल में बात कर सकते। तो मेरा ये मानना है कि उनकी हर प्रकार की नित्य बदलती हुई नीतियां, नित्य बदलते हुए उनके स्टेटमेंट्स, नीचे काम करने वाले, चाहे वो मिलिट्री हो, चाहे वो नेवी, कोई भी हो, उनको एक रास्ता, एक कोई पथ नहीं दिखा पा रही है, और उनको, दे आर कंफ्यूज्ड। ठीक है माथुर सर। यूके देवनाथ सर, मैं आपसे समझना चाहूंगी, और बिल्कुल माथुर सर ने ठीक कहा कि अगर अमेरिका के साथ कोई खड़ा नजर आ रहा है तो पाकिस्तान है, इजराइल है, और इजराइल को तो लगातार अमेरिका बैकएंड से फंडिंग भी करते आ रहा है। लेकिन अब खबरें ऐसी हैं कि कुछ अमेरिकी डेमोक्रेटिक सांसद जो हैं वो इजराइल को फंडिंग करने के विरोध में हैं, वो अब आवाज उठा रहे हैं। तो मिड टर्म इलेक्शंस को देखते हुए क्या डोनाल्ड ट्रंप इस तरीके के डिमांड्स को, या फिर ये जो आवाज उठ रही है अंदर खाने से, उसको कंसिडर करेंगे? हाँ प्रेरणा, देखो, एज ए पॉलिसी अमेरिका इजराइल को हर साल $350 मिलियन की आर्म्स एंड अम्यूनिशन
एड में देता था, यानी ग्रांट। अब इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू बार बार डोनाल्ड ट्रंप से ये कह रहे हैं कि वो 350 मिलियन के जो हथियार थे तो वो तो कब खत्म हो गए, तो और भी हथियार चाहिए। इसके लिए अब अमेरिकन प्रेसिडेंट ने अपने कांग्रेस से परमिशन मांगी है। तो जो लोअर हाउस है वहां पर उनको महज 5 या 7 सीट की बढ़त है। तो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में क्या ये प्रस्ताव पास होगा, इसमें शक है, क्योंकि डेमोक्रेट्स जो हैं पूरी तरह से इसकी सपोर्ट नहीं करेंगे और 5 या 7 रिपब्लिकन्स भी हो सकता है पार्टी का जो विप है उसको ना मानते हुए इस प्रस्ताव के विरोध में वोटिंग करेंगे। तो क्या इजराइल को ये एडिशनल फंडिंग मिलेगी? बहुत मुश्किल लग रहा है। हाँ, अमेरिका के प्रेसिडेंट के पास कुछ वीटो पावर्स हैं और कुछ ऐसी सुप्रीम ताकतें हैं जिसका कि वो युद्धकालीन समय है ऐसे बोल के उपयोग करके इजराइल को कुछ ग्रांट दे सकते हैं, लेकिन ये ग्रांट भी असीमित समय के लिए नहीं होते, ये ग्रांट भी एक सीमित समय के लिए होते हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप को डेमोक्रेट्स, उनके तो अपने रिपब्लिकन पार्टी के सेनेटर्स जो हैं वो उनके विरोधी हो गए हैं इजराइल को इस तरह के ग्रांट देने के खिलाफ। एक और चीज जो बताना चाहता हूं कि इजराइल, हम सब सोचते हैं कि इजराइल बहुत महान मिलिट्री शक्ति है। ये समझना पड़ेगा कि इजराइल के पास हर चीज की टेक्नोलॉजी है, लेकिन वो अपने यहाँ कुछ भी नहीं बनाता है। एक तिनका भी इजराइल अपने यहाँ नहीं बनाता है। इजराइल में उनकी दिक्कत है कि उनके पास है ही नहीं कुछ टेक्नोलॉजी के अलावा। जमीन के नीचे रेत है, आपको हथियार बनाने के लिए चाहिए लोहा नहीं है, चाहिए सीमेंट नहीं है, चाहिए कॉपर नहीं है, चाहिए एल्युमिनियम नहीं है। तो इजराइल ये सब चीज दुनिया भर के देशों से खरीदता है और खरीदने के लिए वो अमेरिकन डॉलर के ऊपर, अमेरिकन ग्रांट के ऊपर निर्भर करता है। इजराइल क्या करता है कि जब इन हथियारों को दूसरे देशों से खरीदता है तो बदले में क्या देता है? बदले में ये दूसरे देशों को सिर्फ एक टेक्नोलॉजी देता है। भारत के साथ जो इजराइल के कॉन्ट्रैक्ट हैं वो क्लासिक हैं कि वो हमें बता देते हैं मिसाइल किस तरह से बनाना है और उसके बदले में हम उनको हजारों डॉलर, लाखों डॉलर की पेमेंट कर देते हैं। यही इक्वेशन उनका अमेरिका के साथ है। आज की तारीख में आप देख लीजिए क्या इजराइल के M1 A1 M1 अब्राहम टैंक इजराइल में बन रहे हैं? नहीं। इजराइल के F-35 क्या इजराइल में बन रहे हैं? नहीं। उनकी जो पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम वो कहां से आ रहे हैं? अमेरिका दे रहा है दया में। जो इस तरीके के जो बयान है वो काफी वक्त से हम देख भी रहे हैं। कभी कभार डोनाल्ड ट्रंप खुद कह देते हैं कि हम बीबी की मदद अब नहीं करेंगे, कभी कभार नेतन्याहू खुद कहने लगते हैं कि अब हम आत्मनिर्भर बनेंगे और अमेरिका से कोई मदद नहीं लेंगे। अब यहाँ पर डेमोक्रेट जो है वो कह रहे हैं कि किसी भी तरीके की फंडिंग जो है इजराइल में नहीं जानी चाहिए, लेकिन होता कुछ नहीं है, सिर्फ बयान निकलकर सामने आते हैं, क्योंकि ये दोनों कंट्रीज ऐसे हैं जो एक दूसरे के बिना रह ही नहीं सकते हैं, जिस तरीके से इनका साथ चलता आ रहा है। इसमें यहाँ पर उम्मीद ये थी कि शांति अब हो ही जाएगी, MOU के बाद एक अंतिम समझौता हो ही जाएगा, लेकिन किसी को भी ये नहीं मालूम था कि इतनी जल्दी ये खत्म हो जाएगा। हालांकि ये तो सब कह रहे थे कि खत्म हो जाएगा, लेकिन इतनी जल्दी और उसके बाद हमले इस कदर तेज होंगे ये किसी को मालूम नहीं था। जो इस वक्त हालात देखने को मिल रहे हैं, मलिक सर आपका रुख करना चाहूंगी। अब जो पूरी तरीके से डोनाल्ड ट्रंप का एक के बाद एक बयान देखे जा रहे हैं, उनके जो स्टेप्स देखे जा रहे हैं, अंदर खाने में उनके खिलाफ आवाज़ तो अमेरिका में उठ ही रही है। अमेरिका की जो पब्लिक है वो भी इस वक्त उनसे ज़्यादा खुश नहीं है। मिड टर्म इलेक्शंस भी आने वाले हैं। ऐसे में अगर पावर को लेकर ओवरऑल रैंकिंग की अगर हम बात करें वर्ल्ड में कंट्रीज़ की, तो डोनाल्ड ट्रंप की वजह से अमेरिका की जो रैंकिंग है वो आपको कहाँ खिसकती हुई नजर आती है? जी पिंकी जी, मैं इससे पहले एक ये बात करना चाहूंगा जो आप अपनी अभी बात कर रही थी कि देखिए ये इतनी जल्दी खत्म हो गया समझौता। मुझे तो यही नहीं समझ में आता, पूरी दुनिया के अंदर इतने बड़े बड़े जियो पॉलिटिशियंस भरे पड़े हैं, राजनीतिज्ञ भरे पड़े हैं, किस आधार पे वो समझ रहे थे कि समझौता इसकी उम्र होगी? बिल्कुल भी नहीं होनी थी, क्योंकि समझौता इसलिए टूटा कि टूटना ही था। लेकिन फिर ये किया ही क्यों गया था? ये मालूम था, जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप भी कर रहे थे रिएक्ट, वो मालूम था, हम भी उस टाइम पे डिस्कस कर रहे थे, मगर फिर ये MOU उस वक्त पर क्यों किया गया जब राजी दोनों नहीं थे? तो क्या जबरदस्ती थी?
पिंकी जी, सिंपल सी बात है, बहुत क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर। इसलिए किया गया कि पूरे के पूरे जो खाड़ी के देश हैं, एक तरह से उनकी इंफ्रास्ट्रक्चर नुकसान हुआ, उनकी अर्थव्यवस्था और कुछ है ही नहीं। वहां कुछ मैन्युफैक्चरिंग नहीं है, वहां पर कोई वेपन बनाया नहीं जाता, वहां के अंदर कोई कार नहीं बनती, वहां के अंदर कोई शिपमेंट नहीं बनती। पूरा का पूरा शिपिंग के जो मैन्युफैक्चरर है, देख लीजिए चाइना कितना बड़ा मैन्युफैक्चरर है, वहां सारे उधार लेके या फिर लीज लेके सारी शिपिंग लाइन चलती है। और पूरा का पूरा आपका ही देख लीजिए, इंश्योरेंस कहां से, खाड़ी के देशों के पास ऐसी कोई इकोनॉमी नहीं है ये तेल और गैस के अलावा जिसके बेसिस पे वो सस्टेन कर पाए। तो ये आपने जो सवाल किया ना, ऐसी क्या मजबूरी ये थी कि वो लगातार ट्रंप को बोल रहे थे कि आप रक्षा नहीं कर पाए, ऊपर से इकोनॉमी को डुबा दिया और आगे डूबेगी ये। तो ट्रंप साहब के ऊपर ये बहुत इमेंस प्रेशर था कि कम से कम जो मित्र उनके रहे हैं, जिन्होंने उनको अपने अड्डे दिए, जगह दी है, स्ट्रेटेजिक प्लेग्राउंड खेलने के लिए, कम से कम उनको अवसर बिताने के लिए और मुझको खुलवाया जाए, उनको खुलवाने के लिए एक तरह से उन्होंने गेम खेला। बिल्कुल ठीक कहा मलिक सर आपने जी। एक शॉर्ट रिएक्शन अजिताभ सर आपसे भी, ये जो पश्चिम एशिया में दबदबा कायम करने की होड़ लगी हुई है, ये आपको और कितने दिन, और इसकी जो टाइमलाइन है और कितने दिन स्ट्रेच होती हुई खिंचती हुई दिख रही है? ये ऐसे ही चलेगा। देखिए, जैसे मैंने कोरियन वॉर का एग्जांपल दिया कि 1951 से 53 तक छोटे मोटे युद्ध अटैक चलते रहे और बातचीत चलती रही, वैसे ही चलते रहेगा। क्योंकि राष्ट्रपति ट्रंप की जो ढुलमुल की नीति है ना, अभी ईरान को उन्होंने अलाउ कर दिया, $6 अरब का ईरान ने तेल बेचा है पिछले 26 दिन में, 8 करोड़ बैरल। तो पैसे तो उसने कमा लिए, हथियार अब खरीदेंगे, बनाएंगे, सब करेंगे। रूस को भी ऐसे ही उन्होंने बीच में अलाउ कर दिया, रूस ने पैसे कमा लिए, फिर अब वो बैन की बात कर रहे हैं। तो उनकी नीतियों से ये सारी कवायद हो रही है और इससे अब दिल्ली डैलिंग जो कहते हैं ना, ये ऐसे ही चलता रहेगा। अमेरिका पैसे बनाने की कोशिश करता रहेगा, अपनी प्रभुत्व, अपना डॉलराइजेशन, ये सारी कवायद चलती रहेगी। लेकिन हॉर्मुज इतनी आसानी से सॉल्व नहीं होगा, ईरान इतनी आसानी से मानने वाला नहीं है। अगेन वो भरोसा जो अमेरिका ने तोड़ा है, बार बार तोड़ा है, उसकी वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स हो रही है। और MOU अब सिर्फ पेपर पे और सीज फायर अब कूड़े के दान में दिख रहा है।